हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने इस सेशन में राजस्थान पॉलिटी स्टार्ट कर दी है। सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके का, वो हमारा चल रहा है। और राजस्थान पॉलिटी में हमने शुरू किया था राज्यपाल। हमारा पहला ही टॉपिक राजस्थान पॉलिटी का लिया है हमने। और राज्यपाल में हमने उससे संबंधित अनुच्छेद पढ़ लिए थे और उन अनुच्छेदों की थोड़ी विस्तृत व्याख्या भी कर ली थी। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे राज्यपाल के संदर्भ में राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य। तो इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और मज़ा आएगा आपको पढ़कर। वीडियो के साथ साथ उम्मीद करता हूँ कि आप नोट्स भी बना रहे होंगे, जो कि एग्ज़ाम टाइम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा आपका और वीडियो को शुरू करते हैं। तो राज्यपाल की शक्तियाँ व कार्य, इनकी शक्तियों को मेनली 5 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने कल थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी। कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ व स्वविवेकीय शक्तियाँ। तो देखो दोस्तों, पहले हम देखते हैं इसकी कार्यपालिका शक्तियों के बारे में कि राज्यपाल को कार्यपालिका के संदर्भ में किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है। तो आगे चलते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करता है। तो देखिए साथियों, कल हमने पढ़ा था कि राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। तो राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्तियाँ होती है वो राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है। आगे देखो, आगे है राज्य के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। और ये देखो, ये तीसरा पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है तीसरा पॉइंट? राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वे उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये सीधा सीधा एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर क्या है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और कल हमने पढ़ा था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति करता है आपके राष्ट्रपति। और इसका उल्लेख किस आर्टिकल में? वो है आर्टिकल 155 में। तो क्या कहता है आपका आर्टिकल 155? उसमें है कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल की नियुक्ति करता है। तो ये बात भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये बात आपको पता चल गई कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उस मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आगे चलते हैं। इसके साथ राज्यपाल और किन की नियुक्ति करता है? तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, आर्टिकल 165 में था। राज्य के लोकायुक्त की नियुक्ति भी ये करता है तथा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखने लायक पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति तो करता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता? उनको हटा नहीं सकता। कौन? राज्यपाल। उनको हटाने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो ये थोड़ा विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य आपके बात बन जाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। सीएम व अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाता है। कौन दिलाता है? आपका राज्यपाल दिलाता है। अगला पॉइंट है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के विषय में राज्यपाल राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान करता है। तो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बन के आते हैं, सत्य और असत्य कथनों वाले क्वेश्चन टाइप में। वहाँ पे ये ऐसे दे देगा कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो इस प्रकार ये कथन सत्य है या असत्य है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल नहीं, राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल तो केवल राष्ट्रपति को परामर्श प्रदान कर सकता है। ठीक है। अगला देखो, महत्वपूर्ण बिंदु अगला है, राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति राज्यपाल होता है। ये जो वर्ड है इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि राज्य के सभी विश्वविद्यालय जो कि उस राज्य के अंतर्गत आते हैं,
उनका कुलाधिपति होता है, मतलब कि जो कुलपति होते हैं सभी, उनका हेड कुलाधिपति कौन होता है? राज्यपाल होता है। आगे चलते हैं। विश्वविद्यालयों का कार्य संचालन करने के लिए कुलपतियों की नियुक्ति करता है, और वो कौन करता है? आपके राज्यपाल करता है। आगे देखिए, राज्यपाल मुख्यमंत्री से शासन और प्रशासन से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका बन जाता है। आगे देखिए, ये पढ़ ली हमने राज्यपाल के संदर्भ में कार्यपालिका शक्तियाँ। अब आगे देखते हैं दोस्तों विधायी शक्तियाँ, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ। तो 1 नंबर पॉइंट पर क्या है? राज्यपाल राज्य की व्यवस्थापिका का अभिन्न अंग होता है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल व्यवस्थापिका का प्रमुख होता है। सिंपल सी चीज़ें हैं ये। अब देखिए, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, महत्वपूर्ण बात है। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अधिवेशन आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, वे भंग भी कर सकता है। ये बहुत ही बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सत्य असत्य टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें काफ़ी बार इस प्रकार के ये जो स्टेटमेंट पूछ लिए जाते हैं, और नीचे लिखा होता है निम्न में से सही या गलत कथनों को छांटिए। तो राज्य का जो राज्यपाल होता है वो राज्य विधानमंडल का अधिवेशन आहूत कर सकता है, सत्रावसान भी कर सकता है, सत्र को समाप्त कर सकता है, और उसे भंग भी कर सकता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, राज्यपाल विधानमंडल के विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करता है। स्वीकृति के बाद ही विधेयक अधिनियम बनता है। मान लो कि विधानमंडल से कोई विधेयक पारित होकर आया है, तो राज्यपाल की स्वीकृति के बाद ही वो अधिनियम का रूप लेगा। तो इसके लिए राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी है। अगला देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। राज्यपाल विधेयक को जो विधानमंडल से जो पारित होकर आया है विधेयक, तो राज्यपाल उस विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, वापस भेज सकता है उसको, और वापस संशोधन सहित या रहित जैसा भी आए राज्यपाल को हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई विधेयक है वो विधानमंडल से पारित होकर राज्यपाल के पास आया है, तो राज्यपाल एक बार के लिए उसे पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल में भेज सकता है। लेकिन अगर वो दोबारा उसमें संशोधित हो कुछ या संशोधन ना हो, दोबारा अगर वो राज्यपाल के पास आएगा तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने के लिए राज्यपाल स्वयं बाध्य होगा यहाँ पर। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। दोबारा उसको वो कभी भी विधानमंडल में पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, केवल एक ही बार भेज सकता है। अगला पॉइंट देखते हैं, वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आर्टिकल जो 207 है उसके अंतर्गत ये स्पष्ट उल्लेख है कि वित्त विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होगी। तो इसीलिए है कि वित्त विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राज्यपाल की अनुमति अति आवश्यक है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, आगे आर्टिकल 213, और ये क्या कहता है? आर्टिकल 213, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी होती है राज्यपाल के पास, और ये अध्यादेश विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक जारी रहता है। ये 6 सप्ताह वाली अवधि आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है? 6 सप्ताह तक अगर राज्यपाल कोई विधेयक जारी कर देता है तो विधानसभा के सत्र में आने के 6 सप्ताह तक तो वह जारी रहता है, मतलब उसका प्रभाव रहता है। यदि 6 सप्ताह के अंदर विधानमंडल उन्हें स्वीकृत नहीं करता है तो ये स्वतः ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। मतलब कि उस अध्यादेश का राज्यपाल के द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश है उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा यदि 6 सप्ताह के अंदर उसे विधानमंडल से स्वीकृति नहीं मिलती। तो आगे चलते हैं, जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था। अच्छा, ये क्या है द्विसदनात्मक व्यवस्था? द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है जहाँ पर जिन राज्यों में
विधान परिषद भी होती है, विधानसभा के साथ में विधान परिषद भी होती है, उसे बोलते हैं द्विसदनात्मक व्यवस्था। जहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है वहाँ पर विधान परिषद में राज्यपाल सदन के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। मतलब सीधा सा कहने का ये मतलब है कि राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है, और वो 1/6 सदस्य मतलब कि विधान परिषद में टोटल सदस्यों के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। और किन क्षेत्रों से करता है? कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र से जो उत्कृष्ट कार्य किया है इन क्षेत्रों में और गहरा अनुभव है जिन लोगों का, उन लोगों को राज्यपाल विधान परिषद में मनोनीत करता है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं दोस्तों राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। तो ये PDF थोड़ी सी क्वालिटी कम है इसमें, तो आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और साथ साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या है? धन विधेयक विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही रखे जाते हैं। अभी हमने पढ़ लिया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। धन विधेयक को रखने के लिए राज्यपाल की पूर्व अनुमति अति अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट क्या है? राज्य की संचित निधि राज्यपाल के अधिकार में होती है, वह व्यय की अनुमति दे सकता है आवश्यकता होने पर। तो राज्य की संचित निधि है वो किसके अधिकार में होती है? राज्यपाल के अधिकार में होती है। ये इसकी वित्तीय शक्तियों में आता है। नंबर 3 है पंचायतों व नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थितियों की समीक्षा के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। ये आगे आप पंचायती राज में भी पढ़ोगे। और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये तथ्य है, ये इस प्रकार से है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं की जो वित्तीय स्थिति है और उनको वित्तीय रूप से मतलब कि आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए राज्यपाल क्या करता है? प्रत्येक 5 वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। और ये वित्त आयोग पंचायतों व नगर पालिकाओं को वित्तीय रूप से आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए विकल्पों का चयन करता है और योजना निर्माण भी करता है। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, और इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बार। ठीक है, तो देख लेते हैं। आर्टिकल 161 ये क्या कहता है? राज्यपाल किसी सिद्ध दोष व्यक्ति मतलब कि किसी पर न्यायालय द्वारा ये घोषित कर दिया गया है कि ये अपराधी है और इसको ये दंड दिया गया है, तो राज्यपाल किसी सिद्ध दोष व्यक्ति के दंड को कम कर सकता है। मतलब अगर 10 साल का कारावास है तो 5 साल का कर सकता है, स्थगित कर सकता है, बिल्कुल समाप्त भी कर सकता है, बदल सकता है मतलब कि 10 साल का कठोर कारावास है तो 10 साल का नॉर्मल कारावास कर दिया, साधारण कारावास कर दिया, और क्षमा कर सकता है और क्षमा भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? वो ये है कि मृत्युदंड को पूर्णतया माफ़ नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? राज्यपाल नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। अगर मान लो किसी भी व्यक्ति को कोई आतंकवादी वगैरह है, उसको फांसी की सज़ा दे दी गई है और वो राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाता है, उसकी फैमिली में से कोई या जो भी, और राष्ट्रपति चाहे तो उसको फांसी इसकी स्थगित कर सकता है और उसको पूर्णतः माफ़ भी कर सकता है, जैसे कि इसने कुछ किया ही नहीं हो। तो ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास होती है। मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल को पूर्णतः माफ़ करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन ये अधिकार दिए गए हैं आर्टिकल 161 के अकॉर्डिंग कि वो उसको कम कर सकता है, प्रकृति बदल सकता है और क्षमा कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति व पदोन्नति से संबंधित विषयों का निर्णय करता है। अच्छा, राज्यपाल क्या करता है? उच्च न्यायालय के परामर्श के आधार पर जो जिला स्तर पर जो न्यायाधीश होते हैं, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा उनकी का जो प्रमोशन होता है उससे संबंधित विषयों पर निर्णय करता है। कौन? स्वयं राज्यपाल। आगे देखते हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ, मतलब कि इन शक्तियों का प्रयोग लेने में राज्यपाल को किसी से परामर्श
या किसी की पूर्व अनुमति ये वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो शक्तियाँ हैं ये डिपेंड करती है राज्यपाल के स्वयं विवेक पर। तो वो कौन सी शक्तियाँ हैं? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की कोई स्वयं विवेकीय शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई है। पहले तो ये पॉइंट ही अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ा वो कंफ्यूज करने वाला भी है कि राष्ट्रपति को तो भारतीय संविधान स्वयं विवेकीय जैसी कोई भी शक्ति प्रदान नहीं करता है, लेकिन इस मामले में राज्यपाल को भारतीय संविधान कुछ शक्तियाँ स्वयं विवेकीय शक्तियाँ प्रदान की गई है। आगे पढ़ते हैं। जबकि राज्यपाल को संविधान में स्वयं विवेकीय शक्तियाँ प्राप्त है या विद्यमान है। अच्छा, और इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इन स्वयं विवेकीय शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट है। जो शक्तियाँ राज्यपाल को स्वयं विवेक के आधार पर उपयोग में लेने के लिए दी गई है, उनको कोई भी न्यायालय में चुनौती पेश नहीं कर सकता है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यपाल को यह लगने पर कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, वह राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। तो ये आर्टिकल 356 आपको पता है आपातकाल से संबंधित है। तो होता क्या है कि जब किसी भी राज्य में राज्यपाल को ये लगता है कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद तो वहाँ का जो प्रशासन संभालने में असमर्थ है और स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, तो वो स्वयं विवेक के आधार पर राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। इस संबंध में वो राष्ट्रपति को पत्र लिखता है, राष्ट्रपति शासन की मांग करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात आई चुकी है राष्ट्रपति शासन की, तो राजस्थान में निश्चित रूप से पूछा जाएगा। राजस्थान में अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपके पास जो भी गाइड वगैरह है उसमें से आपको देख लेना है कि किस काल में कौन सा गवर्नर रहा था। ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ये पहले, दूसरे, तीसरे और जो वर्तमान में हैं, कभी किसी राज्यपाल के संदर्भ में कोई विशेष घटना हुई है तो वो आप दे सकते हैं। कुल मिला के 4 या 5 राज्यपाल अभी तक पद सर्जित होने के बाद से अब तक 4 या 5 राज्यपाल के बारे में आप मोटा मोटा ध्यान रखोगे तो कोई मिलान करने वाला क्वेश्चन है या कोई सत्य असत्य वाला क्वेश्चन है तो वो आराम से आप सही करने की स्थिति में होंगे। तो यहाँ पे बात आई चुकी है राष्ट्रपति शासन की। तो दोस्तों हम थोड़ा बहुत लिख लेते हैं अब कि राजस्थान में कब कब ये राष्ट्रपति शासन लगा था और क्या कुछ स्थितियाँ हुई थी। तो इसके संदर्भ में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो एक नया पेज ले लेते हैं दोस्तों पहले और उसके बाद लिख लेते हैं, या मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। पहली बार कब लगा था मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप भी देख लेना। पहली बार लगा था मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में तो आपके पास कोई भी गाइड होगी तो सब में लिखा हुआ है, लेकिन उनकी जो मैं अवधि है वो लिख देता हूँ और साथ में जो राज्यपाल है उनके मैं नाम बोल देता हूँ। तो आप नोट्स बना लेना अच्छे से। तो जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था वो लगा था 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक, यहाँ तक लगा था। और इस समय राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद सिंह व सरदार हुकुम सिंह। इस अवधि में ये 2 राज्यपाल थे, तो अलग अलग टाइम में थे। तो पहली बार तो ये हो गई डेट। दूसरी बार कब लगा था? दूसरी बार लगा था आपके 30 अप्रैल 1977 से 22 जून 1977 तक। ठीक है दोस्तों। और इस समय राज्यपाल कौन थे? विजयपाल त्यागी और उसके बाद रघुकुल तिलक। 3 नंबर पर देख लेते हैं तीसरी बार कब लगा था। वो लगा था 17 फरवरी 1980 से और 5 जून 1980 तक। और इस समय कौन थे आपके राज्यपाल? कौन थे? रघुकुल तिलक थे। और अंतिम बार कब लगा था?
वो लगा था आपके 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, मतलब लगभग 1 साल तक लगा हुआ था। और इस समय आपके राज्यपाल थे M चेन्ना रेड्डी व बलीराम भगत। तो ये आपको पता होगा शायद, वो बाबरी मस्जिद के बाद जो उसका कुछ मैटर हुआ था और उसके बाद जो सांप्रदायिक दंगे भड़के थे, उस कारण जो भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी उनको बर्खास्त कर दिया गया था और राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत महसूस हुई और राष्ट्रपति शासन लगा भी। तो ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। अब आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखो तो रख सकते हो, और राज्यपाल का आपको ध्यान रखना है। वो कभी कभी वर्तमान में पूछ लेते हैं, कभी एक तरफ CM के नाम दे देते हैं और दूसरी तरफ राज्यपाल के नाम दे देते हैं और उनको मिलाना होता है। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, तो आप ज़्यादा सबको नहीं रटना है और संभव भी नहीं है, टाइम ख़राब होगा आपका। तो 5 से 6 के बारे में आप अच्छे से याद कर लो, तो वो मिलान वाले क्वेश्चन और वो आपको ठीक करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार ये राज्यपाल आपका यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम राज्यपाल पर पूरा एक 20 या 30 क्वेश्चनों का एक टेस्ट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो कमेंट में आप मुझे बताइएगा कि वो टेस्ट मैं ऑफलाइन आपके लिए लेकर आऊँ या फिर लाइव टेस्ट लेकर आऊँ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ताकि सभी तक हम अपनी पहुंच बना पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।